ओके, चला सुरुवात करूया थर्मोडायनामिक्सच्या लास्ट क्लासला. आजचा जो क्लास आहे आपला थर्मोडायनामिक्सचं हे लास्ट सेशन आहे आणि याच्यानंतर आपण फिजिक्सच्या ज्या जॉनरमध्ये एंट्री करणार आहोत तो आहे आपला मेकॅनिक्स 2, ज्याच्यामध्ये आपण सुरुवात करूया ऑसिलेटरी मोशन पासून. कशापासून सुरुवात करूया? ऑसिलेटरी मोशन, जो की बेस साबित होणार आहे तुमच्या वेव्ह मोशनसाठी. म्हणजे उद्यापासून आपण नवीन जर्नी सुरू करणार आहोत. आजचा हा क्लास जे थर्मोडायनामिक्सचा लास्ट पार्ट होता, ज्यामध्ये आपण आधी काय डिस्कस केलं, एक डिव्हाइस ज्याचं नाव काय होतं, हीट इंजिन, त्याच्याच उलट काम करणाऱ्या एका डिव्हाइस बद्दल आपण स्टडी करणार आहोत, ज्याचं नाव काय आहे, रेफ्रिजरेटर. तो टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट दी रेफ्रिजरेटर. ठीक आहे, तर रेफ्रिजरेटर म्हणजेच काय? फ्रीज. आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे फ्रीजचं वर्किंग कसं असते रे. फ्रीज म्हणजे नेमकं काय करते की फ्रीजच्या आतमध्ये जर तुम्ही चेक कराल तर जो पार्ट असेल तो कूलर म्हणजे पार्ट ऍट लोअर टेम्परेचर आहे, रिजन ऍट लोअर टेम्परेचर आहे, तिथून हीट फ्रीज काढून कुठं सोडते, सराउंडिंग मध्ये. म्हणजे सराउंडिंग कोणत्या टेम्परेचर वरती आहे, हायर. तर हीट इंजिन मध्ये काय होतं, हीट फ्लो होत होती, पण कुठून कुठं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. पण रेफ्रिजरेटर काय करते, हीटला फ्लो करते कुठून, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. आता हीटचं हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होणं हे कसं आहे, नॅचरल है. हायर टू लो, क्योंकि ऑलवेज चाय का कप रख दिया सराउंडिंग में, ठंडा होगा कि गर्म होगा, और ठंडा, बिकॉज हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. लेकिन ठंडी बॉटल रख दी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगी, गर्म, क्योंकि हीट कहां फ्लो होगी, हायर सराउंडिंग के टेम्परेचर से. वो पानी का जो टेम्परेचर वो कम है, तो हायर टू लोअर. तो हीट का जो नेचुरल फ्लो है वो कैसा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जैसे पानी का है, पानी कहां से कहां फ्लो होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, नॅचरली. उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है. पण समजा तुम्हाला पाणी खालून वर न्यायचं आहे, त्यासाठी तुम्हाला एफर्ट्स घ्यावे लागतील, वर्क करावं लागेल. तुमको बकेट में पानी बाल्टी में भर के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा. या फिर तुम्हें कुछ एक्सटर्नल डिवाइस जैसे की पंप लगाना पड़ेगा. मोटर लावतो ना आपण, मोटर पाणी वरती नेते आपल्या टँकीमध्ये. म्हणजे वरून खाली इज द नॅचरल वे ऑफ फ्लोइंग वाटर, बट नीचे से अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा. इन द सिमिलर मैनर जब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर जा रही है वो तो नेचुरल है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है. बट जब भी आपको हीट से लोअर टेम्परेचर से हायर की तरफ लेकर जाना है तो आपको कुछ काम उस सिस्टम पे करना पड़ेगा, और उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इट टेक्स द हीट फ्रॉम प्लेस विच इज एट लोअर टेम्परेचर. जो प्लेस कहां पे है बच्चों, लोअर टेम्परेचर पे. तो लोअर है हीट एट लोअर टेम्परेचर एंड इट गिव्स इट ऑफ टू द प्लेस विच इज रिलेटिवली एट हायर टेम्परेचर. इसलिए इसको, इकडे लक्ष द्या बेटा, इकडे तिकडे नका पाहू, इसलिए इसको रिवर्स हीट इंजन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसको, रिवर्स हीट इंजन, क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा काम कर रहा है हीट इंजन के कंपैरिजन में. हाँ या ना. देखो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, तो आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द रीजन विच इज एट लोअर टेम्परेचर, T2, यानी कि वो कूलर पार्ट है, लोअर पार्ट है. और ये कौन है, रीजन विच इज एट हायर टेम्परेचर. तो मेनली ये हॉट रिजर्वायर है और ये कौन सा है, कोल्ड रिजर्वायर. तो आप क्या कर रहे हो, जो कोल्ड है वहां से हीट निकाल रहे हो. जैसे मान लो आप मार्केट में से कुछ भी लाते हो, फ्रिज में रख देते हो, क्योंकि उसको आपको ठंडा करना है. वो आपने कौन से रीजन में रखा, ठंडे रीजन में. तो ठंडे रीजन में से हीट निकाल रहे हो ना आप, और उसको बाहर फेंक रहे हो उस इवेपोरेटर में से, फ्रिज में से, है ना. तो आप उस रीजन से हीट निकालोगे जो ऑलरेडी लोअर टेम्परेचर पे है. तो हीट निकाला लोअर टेम्परेचर से इस डिवाइस ने, और वो कहां पे छोड़ दिया, कौन से रिजर्वायर में छोड़ दिया, हॉट रिजर्वायर में. लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करना पड़ेगा ना. अगर लाईटच नाही आहे तर फ्रीज काम करेल का, फ्रीज त्याच्या आतमधल्या गोष्टीला थंड करेल का, हीट निकाल पाएगा क्या, नहीं. तो अगर उल्टी डायरेक्शन में हीट को फ्लो करना है तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम. वही डायग्राम में एक बार सिंगल लाइन में बना देता हूं. तो ये अगर आपके पास है तो दिस इज नॉट हॉट रिजर्वायर, टेम्परेचर क्या रहेगा, T1. और ये है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, ये रिजर्वायर कौन सा है, कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर क्या होगा, T2. तो इससे तुमने हीट लिया, तो इससे ले रहे हो तो वो कौन सी होगी, Q2. इसके लिए तुम इस डिवाइस पे क्या करोगे, कुछ ना कुछ वर्क, और जो सराउंडिंग में भेजी जाएगी वो क्या होगी, Q1. आ रहा है क्या ध्यान में आपके. तो Q2 और W मिलके आपको क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा. तो दिस इज व्हाट, ये डायग्राम बनी हमारे पास, एनर्जी फ्लो डायग्राम फॉर दी हीट इंजन. अब हम इसकी बात करते हैं, इसके परफॉर्मेंस की, इसकी इफिशियंसी की. जैसे हम लोगों ने हीट इंजन में क्या बात किया था, इफिशियंसी किसको बोलते हैं,
आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यहां पे भी तो बात करेंगे ना, बट यहां पे इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है, दैट इज डिनोटेड बाय, इसके अलग अलग सिंबल है अलग अलग किताबों में, ठीक है। तो वो मेनली अल्फा से डिनोट किया जाता है, या फिर कुछ किताबों में ये के से भी डिनोट किया जाता है, या कहीं कहीं ये बीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के केस में अल्फा, के या फिर बीटा अगर आपको दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी इफिशियंसी। और ईटा अगर दिखे तो ईटा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इधर भी हम एक ले लेते हैं, उधर ईटा इधर लेते हैं बीटा, ठीक है। तो बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी, बीटा की, बीटा मतलब क्या रे बेटा, बेटा बीटा मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं सीओपी लिख देता हूं इसको, सीओपी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर, इट इज बीटा। और ये क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या, कि कितना हीट तुमने उसमें से ऑब्जेक्ट में से कूलर रीजन से निकाला, वही तो उसका आउटपुट है ना मेन, कि कितना ठंडा कर रहा है, कितना हीट निकाल रहा है। ज्यादा हीट निकाल रहा है हर सेकंड या हर पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब अच्छा रेफ्रिजरेटर है। कि कम एनर्जी लेके ज्यादा हीट निकाल रहा है तो अच्छा फ्रीज है, लेकिन कम ही हीट निकाल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम कर रहा है तो खराब है फ्रिज, बिल ही ज्यादा आ रहा है इसका। तो ये काम कर रहा है ना, Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालने का काम कर रहा है। तो कितना हीट निकाल रहा है, Q2, that is amount of heat which is absorbed or taken out from the cold reservoir, Q2 upon, इसके लिए उसको कितना वर्क करना पड़ा, this is what coefficient of performance। इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन काय होतं सांगा बरं, फॉर्म्युला इटाचा सिंगलच्या फॉर्म मध्ये काय होता, W अपॉन Q1, आठवते का, W अपॉन Q1, आणि बीटाचा फॉर्म्युला काय, Q2 अपॉन W, और उधर W क्या था, Q1 माइनस Q2, आठवते का। तो इधर W देखते क्या है, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो हमने देखा Q2 प्लस W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1। तो इधर भी W को हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2, तो दिस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, एंड वी ऑल नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तो जहां जहां Q है वहां वहां क्या रिप्लेस कर सकते हैं, T से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो दोनों तरीके से हम क्या करेंगे, अभी इसको डिवाइड करेंगे, तो बेटा बीटा विल बिकम क्या होगा, T2 अपॉन T1 माइनस क्या होगा 1, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्या नहीं लिख सकते, या फिर Q2 अपॉन Q1 माइनस 1, वैसा भी लिख सकते हैं। तो एक बीटा का मेरे पास ये भी फॉर्मूला, मैं एक कंबाइनली लिख लेता हूं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन W इज इक्वल्स टू बीटा, दिस इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और बिल्कुल सिमिलर मैनर में हम परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू बात कर सकते हैं इसकी, जैसे उधर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, Q2 अपॉन W या फिर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 या फिर T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये हो गया फ्रिज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें मैटर करता है, जिसमें रिलेशन यूज करना पड़ता है ईटा और बीटा का, किसका किसका, ईटा और बीटा का, कि जो इफिशियंसी हीट इंजन की है और जो इंगड़े उठा बघा इकडे ईटा, ठीक है, जो इफिशियंसी है हीट इंजन की दैट इज ईटा, और जो रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है मतलब कौन, बीटा, इनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी देखना पड़ेगा, तो ये भी हम याद करेंगे। मुझे बताओ ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q1, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, कैट कैट, अबे काय ते इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं, इसका करते हैं रिवर्स, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये ईटा था तो ये क्या बन गया 1 अपॉन ईटा, तो ये W अपॉन Q1 था तो क्या बन गया Q1 अपॉन W। और आगे जाते हैं 1 अपॉन ईटा एज इट इज, लेकिन Q1 को मैं क्या लिख सकता हूं, W प्लस Q2, कहां से कहां से, हाँ पता है ना आपको, एडिशन होगी ना उसकी,
हाँ, तो ये Q1 को लिखा W प्लस Q2, डिवाइड में क्या आ गया W, W को सेपरेट डिवाइड करो यहाँ पे, W बाय W प्लस Q2 बाय W, तो ये आगे पी क्या आएगा 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू W बाय W 1 प्लस Q2 बाय W बीटा, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो बीटा क्या मिलेगा, बीटा विल बी इक्वल टू, यहीं पे रखो 1 को इधर लेकर जाओ माइनस में जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा रोहन माइनस 1। वातावरण मस्त झोपीच व्हायला आहे की नाही, उठ झोपीतून, नाचायला गेलता काल देव्या गे बसला तसं काय, झोपीतून उठा बरं तुम्ही, उठा काही नाही होत। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन इटा मायनस 1, ठीक आहे, किंवा एक काम करा झोपा, मी नंतर झाल्यावर उठत तुम्हाला। सर पहिल्या लेक्चरले वाले सेस सांगून द्या, 4 घंटे झपाच काढत काम करतो ना। हाँ बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ईटा माइनस 1, चलो याद कर लो, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा माइनस 1। बेटा तीनों चारों फॉर्मूले बताओ, सबसे पहले ईटा से बात करते हैं। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1, ऊपर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, उसके बाद में 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। किसकी बात हुई, ईटा की। अब बात करते हैं बीटा की। बीटा क्या होंगे, Q2 अपॉन W, Q2 क्या लिख सकते हैं, Q2 को Q2, W क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, तो क्या होगा Q2 अपॉन Q1 माइनस 1, रिप्लेस करो T के फॉर्म में, तो क्या होगा T2 अपॉन T1 माइनस 1, और ईटा और बीटा, बीटा 1 अपॉन ईटा माइनस 1। काही प्रॉब्लेम कोणाला, एवढे सगळे फॉर्म्युले जर तुमचे प्रिपेअर असतील तर आता आपण शेवटच्या काही क्वेश्चन सोबत डील करू आणि थर्मोडायनामिक्सला अलविदा म्हणू, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कहानी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेट COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर व्हिच इज वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। चलो करो कैलकुलेट। तो टेम्परेचर है तुम्हारे पास दो दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर, अच्छा बताओ कौन सा टेम्परेचर T2, कौन सा टेम्परेचर T1, जो हायर होता है वो T1 और जो लोअर होता है वो T2। अच्छा इस नहीं, सोर्स के लिए कौन सा लेते हैं T1, हॉट रिजर्वायर T1, तो ते काय तसं नाही, तसंच म्हणजे जे तुम्ही हीट इंजिन साठी सिम्बॉल घेतले ते जिकडे वापरायचे आहेत, ठीक आहे। तर काय होईल, T1 कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा 40 प्लस 273, 30 प्लस 273 कितना आता है एडिशन बताओ, 7 आणि हे 4 किती झाले 210, और वो 3 कितना होगा 313, चेक करो एक बार, इज इक्वल्स टू इकडे 303, ये रहेंगे केल्विन। हर बार वो टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेने हैं। अच्छा क्या निकालना है बीटा, तो बोलो बेटा, बेटा बोलो, बेटा बोलो बोलो, बीटा इज इक्वल्स टू 1। अबे तुमच्याजवळ दोन टेम्परेचर आहेत, T2 अपॉन T1 माइनस 1, नहीं तो मग T2 माइनस T1 अपॉन T1, हे चालते। हाँ चलो क्या आएगा बताओ, नहीं 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 बरोबर है ना, हाँ बीटा इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 303 माइनस 313, बराबर तो लिया है ना, T2 अपॉन T1 माइनस T2, वैसा कर लेते ताकि फिर वो कैलकुलेशन के लिए आसान हो। T2 अपॉन T1 माइनस T2, बोलो T2, T2 303 एंड T1 माइनस T2 313 माइनस 303, तो 303 अपॉन 313 म्हणून 303 गेले 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30.3 केल्विन, हो गया खत्म। ओके चलिए अगला,
ये द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5, मतलब किसकी वैल्यू है बेटा, कितना दिया बेटा 5। इफ द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20°C, टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर किसकी बात हो रही है, कोल्ड रीजन की, कोल्ड रिजर्वायर की, सिंबल T2। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है T2 इज इक्वल टू -20°C, तो इट विल बी -20 + 273, तर 70 मधून 20 गेले 50, तो इट विल 253 केल्विन। ओके, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट हीट इज, तो तुम्हें T1 कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, बताइए फॉर्मूला। तो वी ऑल नो दैट बीटा इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो बीटा कितना है बेटा 5 इज इक्वल टू T2 कितना है बेटा 253। ओके, ये कितना है T1 माइनस 253। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 253 इज इक्वल्स टू 253। ओके, तो क्या आएगा 5 से अंदर 5 से इसको डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा, करो डिवाइड। T1 माइनस 253 इज इक्वल्स टू 253 डिवाइड बाय 5, टेल मी द आंसर। T1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा T1 माइनस 253 इज इक्वल्स टू कितने दे, सांगता का 5.6, 5 से 253 को डिवाइड करोगे तो और बाबा 253 डिवाइड बाय 5, हाँ हाँ, तो 0 253 डिवाइड बाय 5 कितने थे 5.6, 50.6 येईल ना, रॉकेल नाही, हे रॉकेल नाही, हे रॉकेल पाहिजे असतं आता पेट्रोल। अच्छा ठीक है, ओके ईश्वरी 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना था, क्रॉपच करणार होतो तसंही मी, करत नाही अहो ना, ते बी लय कठीणच काम होईल काय, किती येते, तो अगर 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 28 पॉइंट जो तुम बता रहे हो वो है, तो क्या 253 डिवाइड बाय 5 5.6 आएगा क्या, ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए 50.6। अब तुम्हें चाहिए T1, 50.6 प्लस 253, करो एडिशन, एडिशन 50 झाले 303.6, दैट इज 303.6, बराबर है। ओके, अब 306 केल्विन ये आ गया टेम्परेचर, ये ऑप्शन में है क्या, नहीं, क्योंकि तुम्हें किसका टेम्परेचर पूछा था सराउंडिंग का, जो कि हायर टेम्परेचर पे है, तो वो नहीं है, लेकिन तुम डिग्री में निकालना है ना, तो डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो क्या करोगे माइनस क्या 303.6 माइनस 273, तो क्या आएगा आंसर डिग्री सेल्सियस में कितना 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कळलंय, आलं का लक्षात, चला घ्या पुढचा प्रश्न। नेक्स्ट आहे, ये एक PYQ है, द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना टेम्परेचर है, अरे तुम्ही मी तुम्हाला विचारून राहिलो, तुम्ही पटापट सांगा मला किती आहे T2 डिग्री सेल्सियस, अँड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस,
द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आइडियली विल बी। तो देखो ये बोल रहा है कि पहले तो टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर का क्या होगा वो T2 एंड इट इज दिया हुआ है T2 डिग्री सेल्सियस, तो दैट मींस T2 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। और जो रूम का टेम्परेचर है वो है T1, वो कितना है T1 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस T1 प्लस 273 केल्विन। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, रूम को कितना हीट दिया गया, रेफ्रिजरेटर में से कितना निकाला वो बात अलग है, रूम को कितना दिया गया जूल में, वो होगा Q1, निकाला कितना Q2, Q2 निकालने के लिए वर्क कितना किया W, और रूम को कितना दिया होगा Q1, तो तुम्हें निकालना है रूम को कितना दिया, नहीं Q1 निकालना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए। तो चलिए निकाल दे Q1, लेकिन मुझे पता है ये फ्रीज का प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन करूंगा मैं बीटा से। तो बोल बेटा बीटा का कौन सा फार्मूला तुझे पता है, बहुत सारे फार्मूले पता है, Q2 अपॉन W, देन Q2 को क्या लिखेंगे Q2 डिवाइड में क्या लिखेंगे Q1 माइनस Q2, इसको क्या लिखेंगे T2 डिवाइड में क्या T1 माइनस T2। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा इन दो फार्मूला को लेके, जैसे बीटा इज इक्वल टू वी ऑल नो दैट Q2 अपॉन W की वैल्यू मैं लेता हूं 1, क्योंकि इसने पूछा है हर एक जूल के लिए, एक जूल वर्क कितना कर रहे हो तू, एक जूल के लिए कितना Q1 रूम को दे रहा है वो निकालना है। तो वर्क की वैल्यू कितने ली 1 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर के फॉर्म में कंटिन्यू करता हूं क्योंकि वैल्यू मेरे पास टेम्परेचर के फॉर्म में है, अदरवाइज इससे करता तो ये होता T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे Q2 कितना मिला, T2 की वैल्यू बोल, T2 की वैल्यू मेरे पास है इट इज T2 प्लस 273 और T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, तो T1 है T1 प्लस 273 माइनस T2 माइनस 273, तो माइनस माइनस कैंसल, तो T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, समझ रहे हो। तो यहां पे क्या आएगा T1 माइनस T2, ये कौन मिला मेरे Q2, मुझे कौन चाहिए Q1, बट हमें पता है क्या पता है कि इधर से W आएगा इधर से Q2 आएगा, मतलब Q2 प्लस W किसके बराबर होता है Q1 के, लेकिन बेटा W की वैल्यू तो कितनी लेनी है 1, तो Q1 इज इक्वल टू होगा Q2 प्लस 1, अरे है ना, और Q2 तूने अभी अभी निकाला इट इज बेटा T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 प्लस क्या रहेगा 1, अब ये T1 माइनस T2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा इट विल बी T2 प्लस 273 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। अच्छा कुछ कैंसिल होता है क्या, यस T2 कैंसल, और बिकॉज प्लस माइनस वो कट करेगा एक में को, तो क्या रहेगा T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, इट इज द वैल्यू ऑफ जितनी हीट रूम में रिजेक्ट कर दी गई, T1 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2, ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 करतेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन, अब ध्यान देना, एन इंजन हैविंग इफिशिएंसी 1/10 एज हीट इंजन, सॉरी हाँ एज अ हीट इंजन, मतलब अगर कोई इंजन है तो इसकी जो इफिशिएंसी है वो 1/10 है जब वो एज अ हीट इंजन काम कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। आगे इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, अगर उसको रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is, देखो हमारे पास पहले ईटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/10, अब बोल रहा है कि it is used if the work done on the system, W कितना किया है 10 जूल, ठीक है, अगर उसको एज अ रेफ्रिजरेटर यूज करें हम लोग, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ इट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर, एब्सॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर, लोअर टेम्परेचर जो हीट तुम एब्सॉर्ब करते हो उसको क्या बोलेंगे Q2, तो हमें निकालना है Q2, ये है। वैसे तेरे पास दिया क्या है हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/10, ठीक है, लेकिन उस इंजन को तू एज अ क्या लगा रहा है अभी, ठंडा में से हीट निकाल रहा है ना, मतलब एज अ रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है उसको, तो मुझे ईटा पता है लेकिन Q2 के लिए तो मुझे क्या चाहिए बीटा, तो क्या ईटा से बीटा निकल सकता है, यस, तो वी ऑल नो दैट is 1 upon eta minus 1, चालो रे मी घरी जा, इथं काय होईल 1 अपॉन, बोल ईटा की वैल्यू कितनी है 1/10, तो 1/10 is 1 upon 1/10 is 10,
तो ये होगा 10/1 -1, 10 - 1 9, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई 9। अब बीटा की वैल्यू 9 है, W की वैल्यू 10 है, तो क्या Q2 निकल सकता है? यस। क्या फार्मूला है? वी नो दैट बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W, तो Q2 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू W, तो बीटा कितना है 9, W कितना है 10, तो कितना आएगा 90 जूल। क्या ऑप्शन में है? यस। तो Q2 मिला आपको 90 जूल। कोई दिक्कत? मतलब बीटा ईटा का क्वेश्चन आया तो वो भी तुमसे बन जाना चाहिए। अब लास्ट, दैट इज व्हाट, दो स्टेटमेंट्स है एंड इट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या था? यस, वेरी गुड, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ला। आता सेकंड लॉ बघा, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के एक्चुअली मेरे पास दो स्टेटमेंट्स है। क्या है? दो स्टेटमेंट। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स एंड सेकंड वन है क्लॉसिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हीट इंजन के लिए, मतलब ये हीट इंजन को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है और ये रेफ्रिजरेटर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। मतलब दिस इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ फॉर हीट इंजन एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकंड लॉ फॉर रेफ्रिजरेटर। समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने क्या कहा था, याद होगा आप लोगों को? तो होगा। अभी देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या बोल रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? क्या बोल रहा है देखो, इट इज इम्पॉसिबल, ते शक्यच नाही म्हणते। काय काय शक्य नाही? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टीम टू ऍब्सॉर्ब हीट। कुठल्याही सिस्टीम साठी ही गोष्ट बिलकुल अशक्य आहे। कोणती गोष्ट? की ऍब्सॉर्ब हीट and convert it completely into mechanical work. कोणती सिस्टीम अशी जगात नाही आहे की जे हीट ऍब्सॉर्ब करील आणि त्या सगळ्या हीटचं वर्क मध्ये कन्व्हर्जन करील, असं शक्य नाही। कारण असं जर झालं तर मग तर 100% वर्क मध्ये कन्व्हर्जन वाली एनर्जी, जे की पॉसिबल नाही। काही ना काही लॉसेस व्हावेच लागतात है ना। हे तसंच झालं, हात धुवत आहे मी, पाणी हातावर पडत आणि डायरेक्ट पाणी इथूनच गायब होतं, खाली चाललंच नाही। कुछ तो हीट लॉस करनी पड़ेगी ना, तभी तो काम होगा। तो सराउंडिंग में आपको हीट को बाहर इमिट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। जितना हीट लिया उसका कुछ ही पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, है ना। तो काय स्टेटमेंट सांगा पहिलं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्सॉर्ब हीट एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू मैकेनिकल वर्क। इसको हीट सेकंड लॉ फॉर हीट इंजन भी कहते हैं। और दूसरा क्लॉसिस स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल, दोन्ही भी इम्पॉसिबल गोष्टी आहेत समजा। इट इज इम्पॉसिबल for any process, it is impossible for any process to have only the heat flow from colder to hotter body without any involvement of external work. हे सुद्धा शक्य नाही। समजा हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी हीट फ्लो होऊ शकते, त्यासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल वर्क करायची गरज नाही। पण कोल्डर बॉडीवरून जर हॉटर बॉडी मध्ये तुम्हाला काय करायचं असेल, हीटला फ्लो करायचं असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल वर्क करावं लागेल। बिना एक्सटर्नल वर्कचं, विदाउट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, हे पॉसिबलच नाही की तुम्ही लोअर वरून हायर टेम्परेचरवर हीट घेऊन जा। नॉर्मल गोष्टी आहेत बिलकुल, समजलं का? इझिली आपल्याला माहितच आहेत, फक्त त्या आपल्याला लिहिता आल्या पाहिजे। जर थेरीच्या पेपरमध्ये लिहायची गरज पडली तर स्टेटमेंट विचारू शकतात सेकंड लॉच, काही अडचण नहीं। तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स का जो थ्योरी है वो होता है खत्म। अब हीट और रेफ्रिजरेटर, इसके ऊपर के कुछ पीवाईक्यूज में लेके आओ, उसको सॉल्व करेंगे पीएसपी में से। हाँ, हाँ, आणखी एक महत्वाची गोष्ट की आता कधी कधी एखाद्या क्वेश्चन मध्ये असं येऊ शकते, तुम्ही नॉर्मली काय म्हटलंय, समजा हॉट रिझर्वायर आहे, हा कोणता आहे हॉट रिझर्वायर, हा कोणता रिझर्वायर कोल्ड रिझर्वायर। ठीक आहे, इथं तुम्ही तुमचं डिव्हाइस लावलं, तर जर हीट इंजिन साठी गोष्ट केली तर हे हीट Q1, इकडे गेली ते Q2 आणि इथं ते वर्क। पण आता हा हॉट रिझर्वायर असल्यामुळे हा जो Q1 आहे याला QH भी कुठं कुठं लिहिलेलं असते, QH दॅट इज हीट फ्रॉम दी हॉट रिझर्वायर। आणि हा Q2 ले काय लिहितो आपण QC, हीट विच इज रिलीज इनटू द कोल्ड रिझर्वायर। म्हणजे Q1 ले QH ना आणि Q2 ले QC ना अपन रिप्लेस करू शकतो। तो ये Q का हुआ, T का कैसे होगा TC TH,
TH मतलब T1, TC मतलब T2, और ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे याद रखने का। ऐसा नहीं कि वो रिवर्स काम कर रहा है, मतलब टेम्परेचर भी रिवर्स हो जाएंगे। हॉट रिजर्वायर का T1 या फिर TH, कोल्ड रिजर्वायर का T2 या फिर TC। क्लियर है? चलिए, अब थ्योरी भी मैंने डाल के रखी हुई है, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, घर पे जाके पढ़ लेना, फाइल शेयर कर रहा हूं वैसे। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है। एफिशिएंसी कितना रहेगा? वर्क डन अपॉन QH, दैट इज Q1। हीट इंजन के लिए बात हो रही है, हीट इंजन विच डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। पूरा थ्योरी डाला हुआ है यहाँ पे, ये घर पे जाके पढ़ लेना। यहाँ पे तुमने रखा हुआ है हीट इंजन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो ईटा होता है वो हमेशा एक से क्या होता है? छोटा, और जो बीटा होता है वो हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा। हे लक्षात ठेवायचं. रेफ्रिजरेटर पाहून घ्या, QC W सगळं तेच, हे फ्रीज ठेवलं अटी. ठीक है, नेक्स्ट कैरनॉट साइकिल भी पता है आपको क्या है? इंजन इज कॉल्ड एज, अभी कैरनॉट साइकिल पे जो इंजन चलेगा उसको क्या बोलते हैं? कैरनॉट इंजन. ठीक है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज टेकन सेम, द कैरनॉट इंजन विल हैव मैक्सिमम इफिशिएंसी. पाहून घ्या, आइसोथर्मल एक्सपांशन, अडायबॅटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, अडायबॅटिक कॉम्प्रेशन. हीट यहाँ पे ऐड की जाती है, यहाँ पे रिलीज. ठीक है, ये फॉर्मूलेज है जो Q को T और T के Q के रूप बदले, खाली घर पे जाके देख लेना. ये पहला क्वेश्चन. Reversible engine converts 1/6 of the heat input into work when the temperature of the sink is reduced by 64 K. The efficiency of engine is double the temperature of source and sink is respectively. क्या क्या डेटा है? ठीक है, हमारे पास एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जिसने क्या किया? 1/6 ऑफ द हीट कन्वर्ट किया वर्क में, मतलब वर्क इज इक्वल टू 1/6 ऑफ हीट Q, है ना, और कौन सा Q? जो उसको दिया तो Q कौन सा? Q1. तो W अपॉन Q1 कितना है? 1/6. और हीट इंजन के लिए W अपॉन Q1 क्या होता है? उसका ईटा. तो तेरे को क्या दिया हुआ है? ईटा इज 1 ईटा की वैल्यू 1/6 है, परसेंटेज में 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, आगे. When the temperature of sink is reduced by 64, सिंक का टेम्परेचर क्या किया? कम किया. मतलब ऑलरेडी तेरे पास दोनों टेम्परेचर थे, एक टेम्परेचर रहा होगा तेरा सोर्स का, एक टेम्परेचर रहा होगा तेरा सिंक का. लेकिन सिंक का टेम्परेचर उसने रिड्यूस किया मतलब T2 का T2 नहीं रहा, T2 का बना T2 डैश, जो कि 64 से कम है. जेव्हा T1 T1 होता, T2 T2 होता, तेव्हा ईटा 1/6 होता. आता T2 बदलला, T2 बदलून किती झाला? 64 न कमी, पण T1 अजून बदलला नाही. आता टेम्परेचरचा डिफरन्स हाय, तर ईटाचं काय होईल? तर ईटा बदलील ना, ईटा बदलीन, आणि ईटा बदलून काय होईल? ईटा डॅश. समजलं का? तो जेव्हा ही सिच्युएशन, आता पुढे म्हणते द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक इज, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? तो चलो पहले कंडीशन के लिए लगाओ. पहले कंडीशन के लिए ईटा इज इक्वल्स टू, दोनों टेम्परेचर यूज करेंगे, क्या आएगा? T1 माइनस T2 अपॉन T1. करेक्ट है? तो 1/6 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1. तो क्या आ जाएगा? इट विल बी T1 6 टाइम ऑफ T1 माइनस 6 टाइम ऑफ T2. तो अगर ये उधर जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ T2. तो यहां से T2 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 5/6 टाइम ऑफ T1. ठीक है, अब हमें चाहिए ईटा डैश, तो ईटा डैश विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? T1 माइनस T2 डैश अपॉन क्या रहेगा? T1. तो T1 माइनस T2 डैश कितना है हमारे पास? T2 प्लस 64 अपॉन में क्या रहेगा? T1, दैट इज n डैश. ठीक है, अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, T2 को हम T1 के फॉर्म में पुट करेंगे. ईटा डैश इज इक्वल टू T1 माइनस T2 को पुट करो, 5/6 टाइम ऑफ T1 प्लस क्या रहेगा? 64 अपॉन क्या रहेगा? T1. 6 T1 माइनस 5 T1, 1 T1. तो यहां पे रहेगा T1 अपॉन 6 और प्लस क्या रहेगा? 64 अपॉन क्या रहेगा? T1, और इधर क्या रहेगा? ईटा डैश. इसको और सॉल्व करो तो क्या होगा? T1 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं करते, अब यहां पे रहने दो इक्वेशन नंबर 1.
का रे इटा डॅशेस काढणार काय काढणार? हा, इटा डॅश डबल सांगेल आहे का? कुठं आहे? शिट, इफिशियन्सी ऑफ इंजिन इज डबल. सॉरी, इटा डॅश डबल झालेला आहे म्हणजे हा काय होईल? 2 टाइम्स ऑफ इटा. ओके सॉरी, इज इक्वल्स टू T1/6 प्लस 64 अपॉन मध्ये काय T1. आणि आता या इटाला आपण लिहू शकतो, इटाची व्हॅल्यू किती आहे आपल्या जवळ? 1/6. म्हणजे हा होईल 2 इंटू 1/6 T1/6 प्लस 64 अपॉन T1. हा याला डिवाइड केला तर हा केल 1/3. तर आता नेक्स्ट स्लाइड वरती जातो. ठीक आहे, तो 1/3, सॉरी ते डबल वाला विसरून गेलो मी, वाचलंच नाही. 1/3 इज इक्वल्स टू काय होतं इकडे? T1/6 प्लस 64 आणि अपॉन मध्ये काय होता? T1. तर हा होईल T1/3 इज इक्वल्स टू T1/6 प्लस 64. आता काय करू? याला तिकडे शिफ्ट, त्याला इकडे शिफ्ट करू. एक मिनिट हा, सेल दे बरं त्याचे.
हाँ चलो बताओ आंसर। अ कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 50%, तो ईटा तुम्हारे पास 50% है, दैट मींस 50/100, दैट मींस 1/2। व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 377 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर किसका है? T1 का। कितनी है? 377 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा? 377 प्लस 273 आणि 73 किती होते ऍडिशन? 650 केल्विन। नेक्स्ट T2, T2 तो नहीं दिया, द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज, T2 निकालना है, कर पाओगे क्या? ईटा गिवन है, T1 पता है, T2 निकाल पाओगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। नेक्स्ट, efficiency of Carnot engine is 50% at certain temperature of source and the temperature of the sink is 450। ठीक है, तो याचं म्हणणं आहे ईटा तो तुमच्याकडे किती है? 50%, यानी कि 1/2 आ गया। सिंक का टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 450 के, किसका निकालना है? T1 पता नहीं है। फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मतलब देखो पहले आप क्या करोगे? T1 निकालोगे और जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को कंटिन्यू करोगे। फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 60%, मतलब ये ईटा है तो ईटा डैश हो जाएगा 60%। देन सिंक टेम्परेचर इज, तो तेरे को T2 डैश निकालना है। समझ लगा? T1 डैश तो सेमच घेणार आहे ना? नाही समजलं का? करता येईल का? हे पहिली कंडिशन आहे की पहिले एफिशिएंसी 50 होती, सिंकचं टेम्परेचर 350 होतं, सोर्सचं टेम्परेचर माहित नाही, ते काढून घेऊ लगेच। तेच टेम्परेचर कंटिन्यू करून एफिशिएंसी 60% करा आणि त्यावेळेस T2 डॅश किती आहे तो काढा आणि ते ऑप्शन मध्ये असेल, करता येईल। नेक्स्ट, a Carnot engine works between a source and sink maintain at constant temperature, that is T1 and T2 respectively for efficiency to be greatest। अगर आप चाहते हो किसी भी Carnot इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम हो तो जो टेम्परेचर हमारे पास होते हैं T1 T2, इनका आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए? मतलब कैसे होने चाहिए? बोथ T1 and T2 should be high, both T1 and T2 should be low, T1 should be low and T2 should be high, T1 should be low and T2 should be high। T1 किसका टेम्परेचर है? हॉट रिजर्वायर, तो हॉट रिजर्वायर कम होना चाहिए। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो T1 शुड बी और T2 शुड बी लो, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, झालं झालं झालं। द फर्स्ट ऑपरेशन पहिलं ऑपरेशन सुरू आहे ना इकडे, कार्तिक घी। द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन Carnot सायकल कोणता आहे? आयसोथर्मल एक्सपान्शन, त्याच्यानंतर ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, त्याच्यानंतर आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, त्याच्यानंतर ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन, तर आयसोथर्मल ऑप्शन आहे। नेक्स्ट, अ डायॲटॉमिक, मग हे सगळे पुढचे करावं लागतील घरी पीएसपी मधले। इथं आपलं थर्मोडायनामिक चॅप्टर संपलेलं आहे। उद्यापासून आपण जे चॅप्टर सुरू करणार आहोत ते चॅप्टर आहे ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बाकी बाद में लेते।